हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो प्यारे बच्चों, आज आपका रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज नंबर है बेटा आपका 13। टॉपिक है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को आप अच्छे से अगर तैयार करना चाहते हैं तो इस टेस्ट को अच्छे से दीजिए। जो भी क्वेश्चन गलत हो उसको आप देखिए, उन पॉइंट को आप एनसीईआरटी पे मार्क करिए और या अपना एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी एरर हो रहे हैं क्वेश्चन के उसके आप नोट्स बनाते रहिए, लास्ट समय में आपको रिवीजन करने में फायदा करेगा। न्यूलाइट का क्विक रिवीजन बुकलेट भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिशन है नीट 2025 के लिए पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। क्वेश्चन नंबर 91 गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दिया गया है। असर्शन और रीजन हाइलम इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बिल्कुल सही है। हाइलम बेटा इनर कॉन्केव सरफेस होता है जहां से यूरेटर, नर्व और ब्लड वेसल इंटर करती हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी का भाग है, तो भाई सही है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। किडनी के दो जोन होते हैं, आउटर होता है कॉर्टेक्स और इनर होता है मेडुला। तो असर्शन करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। काउंटर करंट मैकेनिज्म पीसीटी डीसीटी हेनले लूप। तो बेटा पीसीटी डीसीटी और काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आप सभी लोग जानते हो, ये आपका वासा रेक्टा और हेनले लूप के बीच में होता है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेडुला में क्या करता है, मेंटेन करता है। पीसीटी में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाया जाता है क्यूबॉइडल का, और ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बेटा आपका डीसीटी में, और रीअब्जॉर्प्शन के लिए डिसेंडिंग लिम्ब मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, असेंडिंग लिम्ब लूप आप हेनले भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर है बेटा आपका A2 तो एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर तो आपको निकल के चला आया 92 का 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 विच एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर फाउंड इन रोटीफर। रोटीफर में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो बेटा रोटीफर, सब एनालिट्स, प्लैटीहेल्मिन्थस, सिफेलोकॉर्डेटा, इन सब में बेटा आपका पाया जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। वर्टिब्रेटा में पाया जाता है बेटा किडनी। एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है क्रस्टेशियंस में। और मेटानेफ्रिडिया टर्म पहले दिया जाता था, अब नहीं यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन गिवन डायग्राम एंड चूज करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी। तो भैया डी तो पहले आप उठाइए पीसीटी। अगर देखिए डायमीटर ज्यादा होगा तो एफरेंट अराइवल है। आर्टेरियोल, डायमीटर कम है तो इसको बोलेंगे इफरेंट आर्टेरियोल। और ये हो गया बेटा बाउमैन्स कैप्सूल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए एफरेंट आर्टेरियोल, सी बाउमैन्स कैप्सूल। तो पहला ही आंसर मिल गया। सी पीसीटी नहीं है, ए इफरेंट नहीं है, ए पीसीटी नहीं है, तो 2 3 4 नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रीनल कॉलम दैट इज कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बॉटनी। ये तो सिंपल सा लाइन था बेटा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। देयर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल, बिल्कुल सही है, ट्रू रिब्स कहलाते हैं। 3 पेयर बेटा वर्टिब्रोकॉन्ड्रल्स, 8वां 9वां और 10वां फॉल्स रिब्स कहलाता है। एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल बोल दीजिए या फ्लोटिंग रिब्स बोल दीजिए। तो पहला सही हो गया और आपका करेक्ट पूछा है तो आंसर तो आपको मिल ही गया। आप चाहिए तो दूसरा तीसरा चौथा ना पढ़े तब भी चल जाएगा। 8वां 9वां और 10वां पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, ये गलत हो जाएगा। स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ता, किससे जुड़ता है बेटा आपका 7वें के कार्टिलेज से। 11 एंड 12th पेयर बेटा फ्लोटिंग होते हैं, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ेंगे। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन एंड ऑल द रिब्स, यहाँ पे ऑल गलत कर दिया क्योंकि सारे रिब्स बेटा डार्सली वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़े होते हैं, लेकिन 1 से लेके 7 पेयर तक कहां से जुड़ते हैं, स्टर्नम तक। बाकी 8वां 9वां 10वां 7वें के कार्टिलेज से, ग्रामा वरामा हवा में लटक रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 97 द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। तो बेटा जब मायोसिन में, ए बैंड के मायोसिन में
पार्सली ओवरलैप्ड करता है एक्टिन, तो बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं एच जोन। तो एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन नहीं, सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। तो एच जोन कहां पाया जाता है? ए बैंड में। याद रखिएगा लीजागिरीधम से लाइट बैंड आई बैंड, जेड लाइन एक्टिन, डार्क बैंड एच जोन, ए बैंड एम लाइन और मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 98, द करेक्ट टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में कौन सी मसल पाई जाती हैं? अब ऑर्गन के हिसाब से पूछा है। हार्ट मसल इज इनवॉलंटरी एंड अनस्ट्रिएटेड स्मूथ मसल। तो देखिए हार्ट तो इनवॉलंटरी होती है लेकिन कैसी होती है? स्ट्रिएटेड होती है, इसीलिए हार्ट को हम लोग एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड मसल कार्डियक मसल बोलते हैं। इंटेस्टाइन में बेटा इनवॉलंटरी तो सही है लेकिन कैसी होती है? अनस्ट्रिएटेड या स्मूथ होती है। इंटरनल ऑर्गन में स्मूथ होगी हार्ट को छोड़ के। थाई इज स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी, ये लाइन सही हो जाएगी। थाई की मसल आपकी वॉलंटरी होंगी और स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल की कैटेगरी में आएंगी। अपर आर्म में भी बेटा आपका कैसा होता है? स्ट्रिएटेड फ्यूजी फॉर्म शेप होता है स्मूथ का, जो कि अपर आर्म में नहीं पाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन। मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए कौन सी बात सही है? लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीजेस, लेंथ ऑफ ए बैंड चेंज, लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ टू जेड लाइन इंक्रीजेस। तो भैया यहां पे याद रखिएगा आई बैंड रिड्यूस होता है, एच जोन डिसअपियर होता है। तो लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीजेस सही हो सकता है, ए बैंड कांस्टेंट रहता है, ये गलत हो गया। आई बैंड डिक्रीज होता है, जेड लाइन इंक्रीज, जेड लाइन का कोई फर्क नहीं होता, जेड लाइन बस खींची जाती है टुवर्ड्स इनर साइड। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ कैक्टिव साइट ऑफ मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो कौन होता है बेटा? कैल्शियम आयन, ट्रोपोनिन सी को वहां से हटा देता है। लिक्विड विच कलेक्ट इन द एक्टिविटी ऑफ बाउमैन्स कैप्सूल इज। अब भैया जो बाउमैन्स कैप्सूल में लिक्विड आता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब वहां क्या छन के आता है ब्लड का? तो बोलते हैं प्लाज्मा का मेजर पार्ट छन जाता है एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं आएगा, फिर बचा प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में प्रोटीन छोड़ के मैक्सिमम चीजें क्या हो जाएंगी? छन जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा 101 का 2। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो ये बात सही है, लगभग लगभग सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर ये रीअब्जॉर्ब किया जाता है पीसीटी, इसलिए कहते हैं मेन पार्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी। पीसीटी बेटा पीएच और आयनिक बैलेंस सेलेक्टिव सेक्रेशन के जरिए मेंटेन करता है। लेकिन एक खास बात देखिएगा, अगर सेलेक्टिव सेक्रेशन पूछा जाएगा बेटा तो H+ आयन, K+ आयन और अमोनियम आयन इसका सेलेक्टिव सेक्रेशन किया जाता है। इसके रिस्पांस में बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब किया जाता है, ये सेक्रेशन में आएगा और ये एब्जॉर्प्शन में आएगा। लेकिन बेटा अगर आप देखोगे कि पीसीटी में पोटेशियम का बहुत बड़ा झोलझाल होता है, तो पीटीसी में हाइड्रोजन और अमोनिया का सेक्रेशन होता है, पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होता है। ये अब फिगर में भी पुरानी एनसीईआरटी अगर किसी का होगा तो सही करा लेगा, ओल्ड एनसीईआरटी में पहले दिया था गलत लाइन है, फिगर में सही किया हुआ है। तो याद रखना पीसीटी में झोल है पोटेशियम का। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपको जो हल्का लगे उसी से करने की कोशिश करा करिए। तो मुझे लग रहा है देखिए ये दो लेबलिंग तो पकड़ लेना चाहिए। ये जो मेडुलरी पिरामिड के ऊपर की लेबलिंग है ये क्या हो जाएगी? कैलिक्स। ये हो गई मेडुलरी पिरामिड। अब कॉर्टेक्स जो मेडुला के अंदर एक्सटेंड हो गई इसको बोलते हैं रीनल कॉलम्स। या कॉलम्स ऑफ बर्टनी।
अब जरा देखिए सी क्या है, रीनल कॉलम ढूंढिए कहाँ कहाँ है। तो देखिए रीनल कैप्सूल है, रीनल कॉलम 3 जगह है, और ए हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आपका कॉर्टेक्स, तो बी कॉर्टेक्स रीनल कॉलम, और डी कैलिक्स। तो एक कैलिक्स इसमें था, कैलिक्स इसमें था, कैप्सूल की वजह से चला गया, तो आंसर तो आपका पहला आ गया। कितना आसान हो गया देखिए, डी कैलिक्स था और सी रीनल कॉलम्स, डी कैलिक्स सी रीनल कॉलम सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी ए हो जाएगा बेटा फैसिया या रीनल कैप्सूल, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला। ए वाला एरिया हो जाएगा रीनल पेल्विस। दो चीज बड़ा आसानी से नहीं पहचान में आता है, देखिए ए तो यूरेटर है, अब कौन आर्टरी है कौन वेन है, तो देखिए जिसका डायमीटर क्या होगा बड़ा तो हो जाएगा रीनल वेन, और जिसका डायमीटर छोटा होगा वो हो जाएगा रीनल आर्टरी। तो ये भी लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा 103 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104, अ माइन्यूट वेसल्स runs parallel to the Henle's loop of juxtamedullary nephrons called। तो बेटा इसी को बोलते हैं, जब हेनले लूप के पैरेलल चलेगी तो पेरीटेबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क जो होता है उसी का हेनले लूप के अलॉन्ग रन करना वासा रेक्टा कहलाता है। वासा रेक्टा हाईली रिड्यूस्ड या एब्सेंट होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, जो कि सबसे ज्यादा संख्या पाया जाता है 85 से 90%, और 10 से 15% पाया जाता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 105, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ग्लाइकोसूरिया, गाउट, रीनल कैल्कुलाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो देखिए अगर यूरिया वर्ड आ जाए तो मतलब कोई भी चीज अगर यूरीम आ रही तो उसके नाम के पहले, नाम के बाद में यूरिया सफिक्स लगा सकते हो। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज ग्लाइकोसूरिया, A4, देखिए एक ही ऑप्शन से आपने लगा लिया। गाउट में बेटा इन्फ्लेमेशन तो होता है, लेकिन यूरिक एसिड क्रिस्टल के कारण एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। इन सॉल्युबल मास आ जाए क्रिस्टलाइज साल्ट का, कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह का, तो रीनल कैल्कुलाई। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्वेश्चन नंबर 106, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? In ascending limb of loop of Henle, reabsorption is minimum. The ascending limb of loop of Henle is impermeable to water. PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium which increases surface area for reabsorption. All of the above. तो ascending limb of loop of Henle reabsorption minimum होता है, सही बात है, अभी बताया था। The ascending limb of loop of Henle is impermeable to water। तो एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, DW अन्ना। तो डिसेंडिंग लिंब इज परमिएबल टू वाटर एंड असेंडिंग लिंब इज परमिएबल टू NaCl यानी साल्ट। एक के लिए परमिएबल होगा तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, इनपरमिएबल। ये भी सही हो गया, और जब दो सही हो गया तो आंसर तो आपका फोर्थ आना ही है। पीसीटी इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम में बेटा माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, उसके सरफेस पे जो एरिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के। 107, collecting duct allows passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity। तो कलेक्टिंग डक्ट बेटा आपका देखिए यही एक ऐसा पार्ट होता है जो कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, और ये बेटा कई सारे नेफ्रॉन के डीसीटी इस पे जुड़ते हैं, और एक कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक फैला रहता है। कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का निकलना होता है, जिसके कारण आपका हो सकता है मेडुला के अंदर का कंसंट्रेशन जो बढ़ना चाहिए, इनर टू आउटर में होता है 300 और इनर लगभग कितना हो जाता है 1200। तो उसको मेंटेन करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकलता है, जो मेडुला के फ्लूइड का, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का क्या करता है, कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, हायर कंसंट्रेशन। इट आल्सो प्लेज इन रोल ऑफ, भाई अब आयनिक और पीएच बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्टिव सेक्रेशन H+, K+ एंड अमोनिया। सिर्फ पीसीटी में याद कर लेना, पी से पा से पोटेशियम, वहां पे वो नहीं होगा सिलेक्टिव सेक्रेशन में।
तो दोनों बातें हो जाएंगी सही। स्टेटमेंट 1 and 2 आर बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, NaCl फ्रॉम असेंडिंग लिम्स इज एक्सचेंज विद। तो भैया जब असेंडिंग लिम्ब होगा तो उसके बगल में वासा रेक्टा का कौन सा लिम्ब होगा? डिसेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा, सिंपल सी बात है, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक असेंडिंग तो दूसरा डिसेंडिंग। 109, द रीनल ट्यूब्यूल begins with a double walled cup like structure called। तो भैया इसी को बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल along with glomerulus it is called माल्फिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल्स। क्वेश्चन नंबर 110, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो भैया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका होगा बाउमेंस कैप्सूल में जब ग्लोमरुलस में प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी कैपिलरीज गेज छनेगा। याद करना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के समय 2-3 लेयर होती हैं। एक तो वॉल ऑफ इनर वॉल ऑफ द बाउमेंस कैप्सूल पोडोसाइट से बनी होती हैं, और आपका इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, तो भैया कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए आपका हेनले लूप होगा। हेनले लूप जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ज्यादा यूरिन का वाटर निकलता जाएगा। पीसीटी से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। स्टोरेज ऑफ यूरिन आप यूरिनरी ब्लैडर से मैच करा सकते थे, D3, A4 और B1, तो आंसर हो जाता आपका सेकेंड। ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेटा? यूरेटर, C2। अब कई सारे लोग पीसीटी को भी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन से जोड़ सकते हैं, तो ध्यान रखना पीसीटी से मैक्सिमम चीजों को क्या कर दिया जाता है? रीअब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद जो फिल्ट्रेट छना है उसका अमाउंट घटाने के लिए हेनले लूप बनाई जाती है। डिसेंडिंग से वाटर निकलता है, असेंडिंग से NaCl निकलता है, जिससे 4 गुना फिल्ट्रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जितना ज्यादा फिल्ट्रेट कम होगा उतना यूरिन कैसा बनेगा? कंसंट्रेटेड। Osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chance of fracture। एज रिलेटेड होता है, बोन मास कम हो जाएगा, फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे। कॉमन काज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। कहते हैं एज रिलेटेड होता है, फीमेल में आफ्टर मीनोपाज बढ़ जाता है, तो फीमेल में मीनोपाज के बाद एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर होना चाहिए था डिक्रीज्ड लेवल। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू, आंसर विल बी द सेकेंड। ज्यादा चांसेस होते हैं बेटा ऑस्टियोपोरोसिस के फीमेल में। मेल में भी हो सकता है। मेल में कब होगा? जब आपका पीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा, बोन में कैल्शियम कम। क्वेश्चन नंबर 112, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमंस। द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 थोरेसिक वर्टिब्री, ये तो गलत हो जाएगा, 12 होते हैं। द ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इज फाइब्रस ज्वाइंट, नहीं भैया, कार्टिलेजिनस होते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल, एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका, सही पूछा है, चौथा हो गया क्योंकि तीनों गलत है। Accumulation of uric acid crystals in joint causes their inflammation. It is called gout. Question number 113. In paramecium, cilia helps in the movement of food through. तो बेटा फूड किसके जरिए जाता है? साइटोफैरिंग्स। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछता कि सीलिया किस किस काम में हेल्प करता है, तो साइटोफैरिंग्स के थ्रू फूड का भी मूवमेंट कराता है प्लस लोकोमोशन दोनों कराता है। ज्यादातर लोग आंसर थर्ड प्रेफर करेंगे, लेकिन बेटा यहाँ पे फूड का पूछ रहा है ना, यहाँ पे फूड यहाँ पे लेके आ गया है, तो फूड तो साइटोफैरिंग्स के थ्रू ही जाता है, तो आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड डिसऑर्डर, शॉर्टनिंग ऑफ मसल, नहीं भाई, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है और डिजेनरेशन ऑफ मसल होता है। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज,
यही सही हो जाएगा आपका। माइस्थेनिया ग्रेविस बेटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट। भाई स्लाइडिंग वगैरह नहीं, आपका मोटर एंड प्लेट से सिग्नल ही नहीं जा रहा है, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट कर रहा है। गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट। नहीं भाई, यूरिक एसिड क्रिस्टल मेन होता है, इसलिए आंसर विल बी द सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। तो बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपका जेनेटिकल है तो इनहेरिटेड होगा, लो कैल्शियम आयन है। बॉटुलिज्म होता है, फूड पॉइजनिंग होता है बेटा। और माइस्थेनिया ग्रेविस होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 116, मराइन फिशेज और यूरियोटोलिक। क्यूबा याद कर लीजिएगा। कार्टिलेजिनस फिशेस यूरियोटेलिक और बोनी फिशेस अमोनोटेलिक होते हैं। तो मरीन फिश बेटा आपका ज्यादातर कार्टिलेजिनस होते हैं। तो मरीन वाटर में याद करिए पानी तो है लेकिन बाहर कंसंट्रेटेड है, तो अमोनियम साल्ट को रिलीज करने में मुश्किलात होगी, तो ये यूरियोटेलिक होते हैं ना कि अमोनोटेलिक। जबकि बोनी या फ्रेश वाटर कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक। दे एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट एज अ यूरिया, यूरिक एसिड नहीं। तो assertion is true but reason is false. Which excretory structure are found in flat worm? तो फ्लैट वर्म बेटा आपका प्लेटीहेल्मिन्थस का मेंबर है, तो क्या पाया जाएगा, प्रोटोनेफ्रेडिया। अभी सेम ऑप्शन आपको बताया था, प्रोटोनेफ्रेडिया पाया जाता है सिफेलोकॉर्डेटा में, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या लैंसलेट ग्रुप, और सम एनेलिड में पाया जाएगा और रोटीफर्स में पाया जाएगा। मालफिजन ट्यूब्यूल और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन, ये बेटा आपके टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में पाया जाता है, तो कॉकरोच हो जाएगा। जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, तो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में पाया जाएगा। संख्या होगी 100 से लेके 150। 118 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 119, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ANF कॉज वैसोडायलेशन। देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ाना और GFR बढ़ाना है, तो रास मैकेनिज्म है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम चलेगा, और उसका एंटागोनिस्टिक होता है ANF, ये ब्लड प्रेशर को घटा देता है। तो ANF कैन कॉज वैसोडायलेशन, ये सही है, ब्लड प्रेशर को घटाएगा। ANF मैकेनिज्म एक्ट एज अ चेक ऑन रास मैकेनिज्म, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। जब आपके यूरिन में ग्लाइकोसूरिया कीटोनूरिया होने लगे तो समझ लीजिए आपको शुगर है, यानी ग्लाइको डायबिटीज मेलिटस। अ ड्रॉप इन GFR इज रेगुलेटेड बाय, तो भाई GFR और ब्लड प्रेशर और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम घटे, जब घटेगा तो रास डी चलेगा। कैसे पढ़ेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, डी से ADH, तो JG सेल से निकलेगा रेनिन, जो एंजियोटेंसिनोजन को बदल देगा एंजियोटेंसिन 1 में। इनएक्टिव फॉर्म है, जेन है। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, इसके लिए एंजाइम पाया जाता है एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, लंग से निकलता है। अब एंजियोटेंसिन 2 वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो ब्लड प्रेशर और GFR को बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए आपको चाहिए सोडियम आयन वगैरह, तो एल्डोस्टेरोन यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा और निकलवाएगा एल्डोस्टेरोन, जो DCT से सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। और कहीं बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी घटा रहेगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी सिग्नल देगा कि भाई साहब ADH निकालिए, और ADH ब्लड प्रेशर और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा DCT से पानी निकाल के।
तो रास मैकेनिज्म में रेनिन, एल्डोस्टेरोन और एडीएस सब एक जैसे काम करते हैं। इनका काम होता है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाना, जीएफआर को बढ़ाना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। अब बेटा इसके आगे आएंगे सेलन सर, फिर आएंगे एलिस सर डिस्कस करने। उम्मीद करते हैं आपका डिस्कशन सही रहा होगा। पॉइंट नोट करते जाइए, अब समय कम है, अच्छे से पॉइंट्स बनाते जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। So now question number 121st. Given below are two statements. GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute. Or PCT is lined by simple cuboidal brush bordered epithelium which decreases the surface area for reabsorption. तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जब माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे तो ये ब्रश बॉर्डर्ड हो गया, और ये जब माइक्रोविलाई यहाँ प्रेजेंट होंगे तो ये डिक्रीजेस द सरफेस एरिया, नहीं ये इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे 70 to 80% ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होना है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया डिक्रीजेस की वजह से। और जीएफआर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, ये सही दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड। तो ग्लोमेरुलस क्या है? ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज और ये बोमेन्स कैप्सूल, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है। ये पैराइटल लेयर, ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है, और ये पोडोसाइट्स, यहाँ पर जो एपिथेलियम होगी वो पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्यों? क्योंकि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो ये दोनों मिल करके ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, इनको बोला जाता है रीनल कार्पस्कल या मैल्पीजियन बॉडी। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स ये कहाँ, ये कॉकरोच वगैरह में हम लोगों ने देखा हुआ है। या तो यहाँ पर 1 and 3 बोथ। आंसर होगा यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123। द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड। तो बोमेन्स कैप्सूल ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर। इसमें ये ग्लोमेरुलस, कैपिलरीज, ये यहाँ पर आफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल। इसका ल्यूमेन नैरो होगा इसके कंपैरिजन में, यहाँ पे ब्रॉड होगा। और ये यहाँ पर ये पैराइटल लेयर, आउटर लेयर, ये होगी स्क्वैमस एपिथेलियम की। और पीछे वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, ये पोडोसाइट्स। फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, इसलिए इनको पोडोसाइट्स बोलते हैं। तो आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124। अरेंज द पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन इन ए करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर अगर पार्ट्स देखे जाए तो ये बोमेन्स कैप्सूल, इसके बाद फिर यहाँ पर ये पीसीटी के बाद फिर ये लूप ऑफ हैनले, और लूप ऑफ हैनले के बाद फिर ये असेंडिंग लिम्ब, और ये फिर डीसीटी, और डीसीटी फिर जाकर के खुलेगा कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहले होगा यहाँ पर ग्लोमेरुलस, देन बोमेन्स कैप्सूल, फिर इसके बाद यहाँ पर पीसीटी, फिर हैनलेस लूप, और फिर इसके बाद यहाँ पर डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आंसर हुआ फर्स्ट, देन सेकंड, देन फोर्थ, देन थर्ड, देन फिफ्थ। 1, 2, 4, थर्ड, फिफ्थ। आंसर है यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125. Given below are two statements. JGA plays a complex regulatory role in kidney fall in GFR, glomerular blood flow, glomerular pressure, और GFR can activate the JG cells to release renin. तो ये सही है, ये भी सही है। यहाँ पर JG cells जो होती हैं ये रेनिन रिलीज करेंगी। रेनिन जो होता है ये एंजियोटेंसिनोजन को
एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये आता है लंग से। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, प्लस एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन भी बढ़ाता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा, एल्डोस्टेरोन को बढ़ाएगा। एल्डोस्टेरोन जो होता है सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग है, तो इस तरह से ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा। तो जीएफआर जब कम हो जाएगा या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम होगा तब ये एक्टिवेट होगा। ये सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर है यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute, सही है। यूरिन रिलीज पर डे इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर, ये भी सही है। PCT 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन PCT, ये गलत है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब बॉडी की नीड्स पे डिपेंड करेगा, ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। तो ये कहाँ पर होता है, ये DCT में। तो PCT 70 to 80% ये सही था, गलत स्टेटमेंट हुआ यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय JG सेल्स इज। तो JG सेल से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, एरेथ्रोपोइटिन या एल्डोस्टेरोन। तो JG सेल्स ये सिक्रीट करेंगे यहाँ पर एरेथ्रोपोइटिन, और ये हेल्प करता है एरेथ्रोपोइसिस में। एरेथ्रोपोइसिस इज प्रोडक्शन ऑफ RBC, ये RBC के प्रोडक्शन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस जो होगा ये ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए। ब्लड सेल्स में WBC भी, RBC भी, प्लेटलेट्स भी, तो उसके लिए हम लोग हीमोपोइसिस, स्पेशली फॉर एरिथ्रोपोइसिस, RBC फॉर एरिथ्रोपोइसिस, और एरिथ्रोपोइटिन यहाँ पर हार्मोन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अमोनिया इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर एंड एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन। तो अमोनिया ये मोस्ट टॉक्सिक है, सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, सही है ये। अमोनिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू गिल सरफेस इन फिशेज, ये भी ठीक है। अमोनोटेलिक होंगी, गिल सरफेस अमोनिया एक्सक्रीटेड आउट इन एज अमोनिया माइंस, ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा, ये चारों स्टेटमेंट सही है, 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी के संबंध में क्या सही नहीं है। किडनीज आर रेडिश ब्राउन, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, सही है। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस, ये भी सही है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है 1 पेयर ऑफ किडनी, ये भी सही है। यहाँ पर गलत क्या है, ये वेट, वेट यहाँ पर मिलीग्राम नहीं है, ग्राम में है। इट हैज एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होगा यहाँ पर, परमिएबल टू वाटर, ये बोमेल्स कैप्सूल, इसके बाद ये PCT और इसके बाद ये लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में ये वाला जो है ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग लिम्ब, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, परमिएबल टू वाटर, और ये वाला जो होता है ये परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये वाला वाटर के लिए इम्परमिएबल है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है। तो परमिएबल टू वाटर डिसेंडिंग लिम्ब की बात हो रही है, इस लिम्ब की बात हो रही है, परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इम्परमिएबल टू वाटर और परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स ये गलत दिया हुआ है, A and B are true. Now we move to other question. Question number 131. तो यहाँ पर सार्कोमियर की बात हो रही है, ये 2 जर्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस सार्कोमियर, और यहाँ पर
ये ए बैंड, ये यहाँ पर हाफ आई इधर, हाफ आई इधर, प्लस ये ए बैंड यहाँ से यहाँ तक, ये हाफ आई और ये हाफ आई। तो ये इसको बाइसेक्ट करती, जेड लाइन बाइसेक्ट्स आइसोट्रोपिक बैंड। और आइसोट्रोपिक कैसा होता है? लाइट एक्टिन का बना होता है। और ये ए बैंड किसका बना होता है? ये मायोसिन का बना हुआ है और ये डार्क होगा, हैवी होगा। तो डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड। ये ठीक है, डार्क बैंड ए बैंड है। कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड, कार्डियक मसल्स जो होते हैं स्ट्राइटेड हैं, सही है। स्ट्रक्चरली ये सिमिलर होता है स्केलेटल मसल्स के, फंक्शनली सिमिलर होता है स्मूथ मसल्स के। स्केलेटल मसल फाइबर इज नॉन स्ट्राइटेड, ये गलत है, ये स्ट्राइटेड होते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स। जेड लाइन बाइसेक्ट्स ए बैंड, ये भी गलत है। यहाँ पर किसको बाइसेक्ट कर रहा है? आई बैंड को। ये आई बैंड है पूरा, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये दो गलत हो गए, ए और बी यहाँ पर भी सही है। 131st इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स कैल्शियम बाइंड्स टू। तो कैल्शियम किसके साथ बाइंड करता है? ट्रोपोनिन के 3 कंपोनेंट्स हैं, सी, टी और आई। तो ये सी के साथ जाकर के कैल्शियम बाइंड करेगा, फिर इसके ये अनमास्किंग के लिए हेल्पफुल होता है। तो आंसर हुआ यहाँ पर ट्रोपोनिन। 132nd। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन फास्ट रनिंग, इफ फास्ट रनिंग कॉजेज मस्कुलर फैटिग ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, सही है, जिसकी वजह से पेन होने लगेगा। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो पेल्विक गर्डल में कॉक्सल बोन और एक कॉक्सल बोन जो होती है ये इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से मिलकर के बनी होती है। पिवट जॉइंट इज ए साइनोवियल जॉइंट, ये सही है। एटलस और एक्सिस के बीच में है। एटलस इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, एक्सिस इज सेकंड, और ये साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है। आंसर यहाँ पर ये तीनों ही सही दिए हुए हैं, आंसर हुआ 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन इज कॉल्ड एज। तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से जो होगा वो टेटैनी, सस्टेन्ड पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का। और ये टेटैनी जो होती है इन्फेक्टिव कॉज की वजह से भी हो सकती है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम, या फिर पैराथार्मोन की वजह से। हार्मोनल कॉज जो होगा इसका पीटीएच। पैराथार्मोन वैसे कैसा होता है? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। लेकिन अगर पैराथार्मोन की कमी हो तो ये क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम कम होगा, जिसकी वजह से टेटैनी हो सकती है। तो ये हाइपोकैल्सिमिक टेटैनी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट्स इज कॉल्ड एज। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, तो ये आइसोट्रोपिक बैंड, ये जेड लाइन, ये भी आइसोट्रोपिक बैंड, ये जेड लाइन से बाइसेक्ट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर होगा ये थिक बैंड, ये थिक बैंड, और यहाँ पर ये जो थिक बैंड है विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन, ये पोर्शन, ये कहलाता है एच जोन। एच जोन मतलब हैंसन जोन। तो आंसर हुआ यहाँ पर एच जोन। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason.
रेड मसल फाइबर्स डिपेंड ऑन एरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। रेड मसल फाइबर्स एरोबिक प्रोसेस, ठीक है। रेड मसल फाइबर्स हैव लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन देम, ये गलत है। रेड मसल फाइबर्स रेड हैं क्योंकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, और ये एरोबिकली रेस्पायर करेगा। एरोबिकली रेस्पायर करेगा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर नंबर में ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर हैव लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गलत दिया हुआ है, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137, विच इज करेक्ट मैचिंग सेट। यहाँ पर करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स, ये जो रिस्ट में है। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, रिस्ट जॉइंट जो है। पिवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सेस, एंड सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो आंसर होगा यहाँ पर ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, C is second and D is first. Now we move to other question. Question number 138. Which type of joint provide maximum movement to facilitate the locomotion? तो maximum movement to facilitate locomotion. तो fibrous joint का example है sutures, और ये they do not allow movement at all. ये लिमिटेड मूवमेंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट वर्टिब्री में प्रेजेंट है। साइनोवियल जॉइंट्स, यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होगा, और ये लिमिटेड मूवमेंट नहीं, ये फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो मैक्सिमम मोबिलिटी किसमें पॉसिबल है? साइनोवियल जॉइंट्स में। 138 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139. Given below are two statements. The bone of the limbs along with their girdles constitute the appendicular skeleton. तो appendicular और axial skeleton, axial जो हमारी central axis में है, इसके अलावा जो भी limbs, upper limb, lower limb और इनके girdles, pectoral girdle, pelvic girdle, ये सब किस में आते हैं? ये सब आएंगे appendicular skeleton में। तो ठीक है। टेटानी, rapid spasm while contraction in muscles due to low calcium in body fluid, तो ऑलरेडी अभी डिस्कस किया पीछे क्वेश्चन में। तो 139 का करेक्ट आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर थिक फिलामेंट मसल फाइबर। तो थिक फिलामेंट इज फाउंड बाई पॉलीमराइज प्रोटीन या मीरोमायोसिन, मायोसिन होगा, मीरोमायोसिन से बना होगा। द हेड विद ए शॉर्ट आर्म ऑफ मीरोमायोसिन इज फाउंड बाई हैवी मीरोमायोसिन। तो हेड और इसके साथ जो शॉर्ट आर्म है ये मिलकर के बनाता है हैवी मीरोमायोसिन, और इसके बाद वाला जो पोर्शन होगा वो टेल। तो ये भी सही है। द टेल ऑफ मीरोमायोसिन इज फाउंड बाई लाइट मीरोमायोसिन, ये भी ठीक है। और हेड रीजन में यहाँ पर 3 साइट्स हैं, ये एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपेज एक्टिविटी, ये तीनों साइट यहाँ पर ही है। तो आंसर हुआ यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। 140 इज फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 141. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड का कौन सा पार्ट नहीं है? तो ये कॉर्टेक्स जो पेरिफेरल पार्ट है और इसके नीचे जो मेडुला है ये कोनिकली अरेंज्ड है। तो ये हो गया यहाँ पर रीनल पिरामिड। इस तरह से मेडुलरी पार्ट कई सारे कोनिकल रीनल पिरामिड्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा बोमेंस कैप्सूल इस तरह से, फिर ये पीसीटी, फिर ये लूप ऑफ हेनले अगर ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और इसके बाद फिर ये यहाँ पर डीसीटी वगैरह, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, वासा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले। तो इसमें से कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है पीसीटी, डीसीटी,
ये कॉर्टिक्स में ही होंगी, चाहे वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो या जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हो। बाकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वासा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले, ये सब मेडुला पोर्शन में हो सकते हैं। तो आंसर नॉट पूछा गया, आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पीसीटीबी या डीसीटीबी दोनों जो होंगे ये रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है। दीज आर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, बोमेंस कैप्सूल, ये सब कॉर्टेक्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 142। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, और वाटर भी यहाँ पर कैसा होगा, ये ऑब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन है, मतलब होता ही होता है। डीसीटी में जो है वो फैकल्टेटिव है, ऑप्शनल है, बॉडी की नीड्स पर डिपेंड करेगा, कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पर एपिथेलियम कैसी है, तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। 142 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 143, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डेड टू द excretion by the human kidney is correct. Descending limb of loop of Henle is impermeable to water. Descending limb of loop of Henle is impermeable to water, ये तो गलत हो गया। DCT is incapable of reabsorbing bicarbonate, ये सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी करती है, प्लस इसके साथ बाइकार्बोनेट का भी, तो इनकेपेबल ये भी गलत। Nearly 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed by the renal tubules. Ascending limb of loop of Henle is impermeable to electrolytes. ये गलत है, impermeable to electrolytes नहीं, ये permeable होगा। और nearly 99% is reabsorbed by the renal tubules, ये सही है। 143rd is third. Now we move to other question. Question number 144. Which of the following would help in prevention of diuresis? डायूरेसिस के प्रिवेंशन में कौन हेल्प करेगा? तो डायूरेसिस मतलब एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। एडीएच का काम क्या होता है, वाटर स्टोरिंग हार्मोन है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन में इसका रोल है। तो ये गलत हो गया। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, तो ये सही है। रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो यूरिन में वाटर का लॉस कम होगा, तो रीअब्जॉर्प्शन है सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, सॉल्ट को भी रिटेन करता है, वाटर इसको ऑस्मोटिकली फॉलो करेगा, तो इसको बोलते हैं सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग हार्मोन। तो आंसर यहां पर होगा सेकेंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145, which one of the following statement is correct with respect to kidney function? When someone drinks lot of water, ADH release is suppressed. तो ये ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर डायूरेसिस बढ़ना चाहिए, यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस बढ़ना चाहिए। तो व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, एडीएच रिलीजेस सप्रेस्ड, क्योंकि एडीएच क्या है, ये वाटर को रिटेन करता है, वाटर रिटेन करेगा, तो ऑलरेडी बॉडी में वाटर ज़्यादा है, रिटेनिंग हार्मोन। तो आंसर यहाँ पर सही होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146, विच इज ए ट्रू स्टेटमेंट? ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन हैज एटीपेज एक्टिविटी, तो ये सही है, अभी पीछे डिस्कस किया था। एक्टिन बाइंडिंग साइट भी होगी मायोसिन हेड में, एटीपेज एक्टिविटी भी होगी। एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन। एफ एक्टिन जो होता है ये ग्लोबुलर एक्टिन का बना होता है, ये ग्लोबुलर एक्टिन, ये कई सारे जो है मिल करके एफ एक्टिन बनाते हैं। तो जी एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ एफ एक्टिन, ये गलत है। एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, ये होना चाहिए था।
तो ये भी गलत हो गया। लाइट मीरोमाइसिन इज ए पार्ट ऑफ एक्टिन, ये मीरोमाइसिन जो है ये मायोसिन का पार्ट है, तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया, ओनली ए। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147, विच इज द करेक्ट मैचिंग सेट? इसमें से करेक्ट मैचिंग क्या है? तो सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री कितने होते हैं यहाँ पर? 5। इसके बाद यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री कितने हैं? 12। लंबर वर्टिब्री कितने होते हैं? 5। सैक्रम, सैक्रम कितना है? 1। कॉक्सीजियल कितना है? 1। ये 5 बोन के फ्यूजन से बनता है, ये 4 बोन के फ्यूजन से 1। तो सर्वाइकल वर्टिब्री हो गए 7, 5वां ऑप्शन। तो A5, B4, C3, D2 and E is first. 147 is second. Now we move to other question. Question number 148. Name the thin fibrous proteinaceous membrane which is responsible for the position of thick filament in the middle. तो ये जो thick filament है इनको होल्ड करने का काम कौन करता है? एमलाइन। ये यहाँ पर एक्टिन, आइसोट्रोपिक, ये जेड लाइन और ये यहाँ पर एम लाइन, ये यहाँ पर ए बैंड। तो 148 में यहाँ पे आंसर क्या होगा? एम लाइन, जो इसको होल्ड कर रही है थिक बैंड को, फर्स्ट एम लाइन। Now we move to other question. Question number 149. The skull is composed of 2 sets of bone, cranial and facial. Facial में 14 bones है, cranial में 8 bones है. The total bones are 22 bones. Now we move to other question. Question number 150. Given below are 2 statements. Each actin filament is made up of 2 F actins helically wound to each other. Muscle contraction is initiated by signal sent by the central nervous system via motor neuron. तो नर्व फाइबर्स होंगे जो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आएंगे, पल्स लेकर के आते हैं, तो ये सही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करेंगे। और ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन्स। एक एफ एक्टिन जो है जी एक्टिन का पॉलीमर है, इसी तरह से एक दूसरा भी होगा और ये हेलिक्स के फॉर्म में एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। सो आई हैव कवर्ड माय पोर्शन। Thank you all of you. Thank you so much. Now further discussion will be carried by my fellow partner Dr. Alice sir. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 150 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं और हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं RBTS 13 का। तो आपको पता है कि हम लोगों ने 150 तक क्वेश्चंस देखे हैं, 151 से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है कि नॉन मैचिंग पेयर के बारे में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 151। देखिए लिखा है कि एक तरफ पेयर ऑफ स्केलेटल पार्ट्स हैं और दूसरी तरफ कैटेगरी। लिखा हुआ मैलियस और स्टेपीज, ये आपके पास ईयर ऑसाइकल्स होते हैं, ये बात सही है। इंकस भी होता है, मैलियस, इंकस, स्टेपीज आपने सुना होगा। स्टर्नम और रिब्स, स्टर्नम और रिब्स आपके एक्सियल स्केलेटन में आते हैं, बात सही है। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ रहा है? आपका स्कल आ गया, स्टर्नम आ गया, रिब्स आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया। क्लेविकल्स और ग्लेनोइड कैविटी, क्लेविकल्स और ग्लेनोइड कैविटी पैल्विक गर्डल में नहीं आता, ये बात गलत है, ये पेक्टोरल गर्डल में आएगा। किसमें आएगा? पेक्टोरल गर्डल में। और ह्यूमरस और अल्ना, ह्यूमरस अल्ना आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएगा, क्योंकि साइड बाय साइड आपके पास पेक्टोरल गर्डल, पैल्विक गर्डल और लिम्स। तो इस तरह से गलत आंसर आपके पास, गलत मैचिंग जो है नॉन मैचिंग पेयर के बारे में बताना था। थर्ड हो गया 151 का। अगला, लोकोमोशन रिक्वायर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ। तो अगर आपको लोकोमोशन करना है तो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी मस्कुलर की भी होनी चाहिए, स्केलेटल की भी और न्यूरल की भी। आंसर 152 का 4 हो जाएगा। अगला, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बात बतानी है, फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब ऑफ ह्यूमन। तो टार्सल्स में आपके पास टार्सल, आपको पता है फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल के बारे में बात कर रहे हैं, 7 नंबर होते हैं, ठीक है।
मेटाकार्पल 5 नंबर में होते हैं, ये भी सही है। कार्पल आपके पास ये आपके रिस्ट बोन हो गई, ये भी आपके पास 8 नंबर। ह्यूमरस लॉन्गेस्ट बोन है, ये बात गलत है। लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमरस ना होकर फीमर होती है। कितनी बातें सही है? ए बी सी करेक्ट ही तो बताना है। आंसर 153 का 4 हो जाना है। 153 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4। अगला क्वेश्चन देख लो 154। लिखा हुआ है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक्सियल स्केलेटन के पास 80 बोन्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये बात सही है। आपको पता है 22 आपके स्कल फेसियल, एक हायोइड, 6 ईयर ऑसाइकल, 26 आपके पास हो जाएंगे वर्टिब्रल कॉलम और 24 हो जाएंगी रिब्स और एक स्टर्नम। सबको जोड़ोगे तो 80 आपके पास बोन्स हो जाएंगी। और स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। 154 का आंसर 4 हो जाना है। क्या हो जाएगा? 154 का 4। अगला क्वेश्चन देख लो। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? तो देखिए लिखा हुआ द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट ऑफ बोन्स, क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल 8 बोन होती हैं और फेशियल कितनी होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। ये बात सही है। लिखा हुआ रिस्ट बोन, रिस्ट बोन आपके पास 8 नंबर होते हैं, इसी को हम कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल। कितनी? 8। फिर लिखा है फेशियल रीजन मेड अप ऑफ 14 बोन्स। ये बात सही है। तो सारी की सारी बातें सही है। 155 का 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है। अगला, इन विच डिजीज इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। तो अगर ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन हो गया है और रीजन है यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमा होने का, तो इसी को हम गाउट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गाउट। इसे हम क्या कह रहे हैं? गाउट। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है, याद रखिएगा, ऑटो इम्यून डिजीज है। आपको पता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। और टिटैनी लो कैल्शियम लेवल से होता है, लो कैल्शियम आयन। 157, which of the following causes an increase in sodium reabsorption? Sodium reabsorption in the distal convoluted tubule। तो बताओ ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना है तो आपको पता है कि जो एल्डोस्टेरॉन होता है, एल्डोस्टेरॉन जो होता है सोडियम के साथ साथ वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कराता है ना। तो वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कराता। सोडियम कमांड इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन लेवल, ठीक है। इंक्रीज इन एएनएफ गलत, डिक्रीज गलत, डिक्रीज एंटीडायरेटिक नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 157 का फर्स्ट। क्लियर। अगला, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक। ह्यूमन यूरिन यूजुअली एसिडिक होती है, क्यों? एसिडिक होने का रीजन ही आपको पता है कि H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। कब होगी? जब आपका एक्टिवली सिक्रीशन किया जाता है फिल्ट्रेट्स, मतलब ब्लड से फिल्ट्रेट में। तो पोटेशियम और सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, ये एसिडिटी नहीं करता, हालांकि आयनिक बैलेंस कर रहा है। हाइड्रोजन आयन एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, ये सही है। सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज 1 हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयन, क्वेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नहीं, एक्सक्लूडेड प्लाज्मा आर एसिडिक नहीं। आंसर आपके पास 158 का सेकंड हो जाना है। अगला, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। अगर ग्लोमेरुलस से अवे ले जाओगे तो वो इफरेंट आर्टरियोल होता है। क्या होता है? इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल कहलाता है अगर वो अवे ले जाना है। और अगर टुवर्ड्स ले जाना होता तो टुवर्ड्स ले जाते हैं एफरेंट आर्टरियोल। कौन सा आर्टरियोल? एफरेंट आर्टरियोल। क्लियर। तो ये आपके पास रीनल आर्टरी नहीं, एफरेंट नहीं, जवाब होगा इफरेंट। आंसर क्या बन जाएगा? 159 का थर्ड। क्लियर। अगला देख लो 160, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। तो ह्यूमन किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? उसी का नाम है नेफ्रॉन। और आपको पता है ईच किडनी आपके पास 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन आपके पास पाए जाते हैं ईच किडनी में।
तो दोनों किडनी में लगभग 2 मिलियन, और 2 मिलियन का मतलब 20 लाख। ठीक है, नेफ्रॉन जवाब हो जाएगा। नेफ्रॉन को दूसरा नाम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी होता है। लिखा हुआ द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच के गैप को हम सार्कोमियर कहते हैं बेटा। और यही सार्कोमियर जो होता है वो आपके पास फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास सार्कोमियर कहलाएगा, फेसिया नहीं कहलाया जाएगा, ये कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। एच जोन आपके पास डार्क बैंड, इक्वली डार्क नहीं होता, डार्क बैंड का लाइट जोन एच जोन कहलाता है। तो 161 का सेकंड हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, बताओ। लिखा हुआ है वी यूज लिम्स फॉर लोकोमोशन एंड चेंजेस इन बॉडी पोस्चर, बिल्कुल सही है। लिम्स का यूज करते हैं लोकोमोशन और बॉडी पोस्चर को बदलने में। सारे लोकोमोशन तो मूवमेंट है, बट सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, ये बिल्कुल बात सही है। फिर लिखा है मेथड ऑफ लोकोमोशन बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन, कि वो किस तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन या लोकोमोशन का यूज करेगा, ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है और उसकी सिचुएशन की डिमांड क्या है ना। और लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च फॉर फूड, ठीक है, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, बट नॉट फेवरेबल क्लाइमेट। बस यहीं पर गलत बात हो गई, बट नॉट क्यों, फेवरेबल क्लाइमेट को खोजने में भी यूज करेगा। तो इस तरह से एबीसी सही है, एबीसी सही है। 162 का 1 हो जाएगा, 162 का जवाब क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो लेकिन एक बात बताइए, गलत पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है तो 1 कैसे हो जाएगा। इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो इनकरेक्ट में ओनली डी, 4 हो गया। क्लियर। अगला देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर, स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। तो करेक्ट आपको निकालना है। तो करेक्ट माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, सही बात है। आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाता है, ये भी सही है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल है, ये भी सही है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपके पास कैसी डिजीज है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 4। सारी की सारी आपके पास मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। अगला, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, कितनी मैचिंग इसमें सही है। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट आपको देखने को मिल जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ये बात सही है। साइनोवियल ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, ये भी सही है। साइनोवियल ज्वाइंट में हाइंड ज्वाइंट भी आता है। सैडल ज्वाइंट कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में नहीं आता, वो आपके पास साइनोवियल ज्वाइंट में आएगा। किसमें आएगा, साइनोवियल में। और फाइब्रस ज्वाइंट में पाइवट ज्वाइंट नहीं आता, फाइब्रस ज्वाइंट में आपके इमूवेबल ज्वाइंट में सुचर्स आते हैं, सुचर्स आते हैं। तो इस तरह से एबीसी ठीक है, और एबीसी ठीक है तो आपके पास 3 बातें सही हैं, ऑप्शन 4 बन जाएगा। ठीक है बेटा। अगला देख लो, लिखा हुआ है द रेस्टिंग मसल फाइबर ट्रोपोनिन पार्शियली कवर्स। तो ट्रोपोनिन कहां पर कवर्ड होते हैं, तो एक्टिन मायोसिन में ये ट्रोपोनिन कवर है। जब ये ट्रोपोनिन हटेंगे तब मायोसिन का हेड वहां पर जाकर फिट होगा, तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तभी एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ब्रिज बनेगा। तो आपके पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑन ट्रोपोनिन नहीं, एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन, एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन नहीं, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, ये वाली बात सही है, ये उल्टी बात लिखी है। ठीक है, आंसर 3rd हो जाएगा, 165 का 3rd। अगला लिखा हुआ है फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स, फर्स्ट 7 पेयर ट्रू रिब्स जो होती हैं वो आपके पास वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि डॉर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है और वेंट्रल साइड स्टर्नम से। अगर रीजन यही लिखा है तो बात सही है। डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द thoracic vertebrae and ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage। असर्शन सही, रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
और 166 का 4 हो जाना है। ठीक बेटा। अगला लिखा हुआ बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बिल्कुल, बोन और कार्टिलेज को स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और रीजन में लिखा है सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर कंटेन न्यूमरस न्यूक्लियाई। तो सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल में आपके पास जो भी आपके पास मसल फाइबर है, स्केलेटल मसल फाइबर है, उसके सार्कोप्लाज्म में न्यूमरस न्यूक्लियाई है। बात तो सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा। तो ये आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 167 का फर्स्ट। 167 का फर्स्ट हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। माइस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटानी और आर्थराइटिस। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो आपके पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड होंगे, क्योंकि हमारे ही एंटीबॉडी उस रिसेप्टर पर जाकर जुड़ जाएंगे जिससे आपको जुड़ना था या जिससे आपके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होना था, वहीं पर फिल हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकेंड। ये क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड। उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होगा? डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर बाद में टिटानी, लो कैल्शियम आयन, थर्ड हो गया। उसके बाद आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ये 4 हो जाएगा। तो सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 4। अगला क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपको करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर बताना है बेटा, है ना। और आपको पता है कि सबसे पहले सर्वाइकल होती है, फिर थोरैसिक, फिर आपके पास लंबर, फिर सैक्रल, फिर कॉक्सिजियल। तो सर्वाइकल के बाद लंबर लिखा हुआ है, गलत। सर्वाइकल के बाद थोरैसिक लिखा हुआ, थोरैसिक के बाद सैक्रल लिखा है, गलत। सर्वाइकल सैक्रल लिखा है, गलत। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल, आंसर 4 सही है। C7, T12, आपके लंबर 5, ये 5 फ्यूज होकर, ये 4 फ्यूज होकर एक बनती है। ठीक है। 169 के बाद 170। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कौन है? माइस्थीनिया ग्रेविस है, आर्थराइटिस नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, गाउट नहीं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल से होगा ये गाउट, है ना। आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस में डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। 170 का 1 हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है स्केलेटल मसल इन अवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल। स्केलेटल मसल जो बने हैं बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर बने हैं। ईच मसल बंडल में कई सारे मसल फाइबर पाए जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 171 का 4 हो जाएगा। अगला स्टर्नम, ग्लेनोइड कैविटी, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। बताओ, स्टर्नम को हम फ्लैट बोन कह सकते हैं। आप यहां से 4 कनेक्ट करिए, ए का 4 ना यहां दिया, ना यहां दिया, ना यहां दिया, आंसर तो सेकेंड है। ग्लेनोइड कैविटी पेक्टोरल गर्डल में होगी, देख लेते हैं। फ्रीली मूवमेंट आपके पास साइनोवियल जॉइंट में होगा, फर्स्ट। और कार्टिलेजिनस जॉइंट वर्टिब्री में देखने को मिल जाएगा, सेकेंड। आंसर सेकेंड सही है। 173 बताइए, कह रहा है विच सेल ऑफ अ बॉडी इज नोन एज HIV फैक्ट्री। HIV फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो लिम्फोसाइट नहीं, मैक्रोफेजेस को कहते हैं HIV के केस में HIV फैक्ट्री, क्योंकि सबसे पहले आकर ये जो HIV है वो HIV का वायरस मैक्रोफेजेस को ही अटैक करता है, फिर टी लिम्फोसाइट को। ये देखिए आपका क्वेश्चन जो है इवोल्यूशन से रिलेटेड है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। बताइए म्यूटेशन, अगर आपके पास यू क्रोमैटिन वाले पार्ट में म्यूटेशन होता रहा तो नए एलील का फॉर्मेशन करेगा। तो आपके पास म्यूटेशन सोर्स ऑफ न्यू एलिलिक ड्रिफ्ट, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। जबकि जीन फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीन फ्लो क्या हो जाएगा? तो आपको पता है जीन फ्लो यहां पर इमिग्रेशन या एमिग्रेशन, चेंज इन एलील की फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा थर्ड। नेचुरल सिलेक्शन, आपके पास नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना, डिफरेंस जब पाए जाएंगे ऑर्गेनिज्म में जीन को लेकर, या फिर उनमें स्लो म्यूटेशन होंगे, उसमें स्मॉल स्केल के वेरिएशन प्रेजेंट होंगे, जिसमें अच्छे वेरिएशन है वही सेलेक्ट होगा। डिफरेंस इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन अमंग द वेरिएंट ऑफ इंडिविजुअल, ये हो जाएगा सेकेंड। और जेनेटिक
के आगे जेनेटिक ड्रिफ्ट होना चाहिए। तो जेनेटिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक के आगे यहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट होना चाहिए बेटा। और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होगा वो आपके पास फर्स्ट हो जाएगा कि चेंजेस इन पॉपुलेशंस एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस अलोन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। इस तरह से 4, 3rd, 2nd, 1st और ये आपका 4 आंसर दिख रहा है। अगला लिखा हुआ इन अ सेल अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है और आपके पास क्रोमोसोम के नंबर 26 है और आफ्टर एस फेज आपसे पूछा गया है, तो एस फेज में ये 2C से हो जाएगा 4C और 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से ये 26 ही रहेगा। क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती माइटोसिस के किसी भी फेज में, ना पहले ना बाद में। तो ये आपके पास 4C और 26 आंसर होगा। 4C और 26 से लेकर आंसर 4th हो गया। 175 का आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगला देख लो। कॉलम 1 कॉलम 2 आपको पता है वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन कहाँ होगा, मार्जिन टच होंगे, ओवरलैप नहीं करेगा और वो कैलोट्रोपिस में देखने को मिलेगा। एक क्या हो जाएगा फर्स्ट। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड आपको मार्जिन आपके ओवरलैप करेंगे और वो भी रेगुलर मैनर में, तो लेडी फिंगर में देखने को मिल जाएगा सेकेंड। एम्ब्रिकेट आपको गुलमोहर और केसिया में देखने को मिल जाता है। इसमें रेगुलर मैनर में ओवरलैपिंग नहीं होती, इर्रेगुलर होती है। और वैक्सलरी आपको देखने को मिल जाएगा पी में, ये हो जाएगा 4। मैचिंग 1st, 2nd, 3rd, 4th सही है। आंसर क्या बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला 177 लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। अगर आपको वो प्रोसेस बताना है जिसमें फीमेल गैमीट बने तो इसी को हम oogenesis कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, oogenesis। तो ये प्राइमरी oocyte नहीं, प्राइमरी फॉलिकल नहीं, ये प्रोसेस पूछ रहा है, तो प्रोसेस आपके पास oogenesis हो जाएगा। 177 के बाद 188 पेसमेकर ऑफ अ हार्ट इज सिचुएटेड। पेसमेकर हम किसे कहते हैं पहले ये समझिए। पेसमेकर हम कहते हैं ऐसे नोड को, और ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है ऐसे समझिए कि ऐसे नोड आपके पास ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट ऑरिकल के राइट साइड ऊपर की तरफ, राइट ऑरिकल के राइट अपर कॉर्नर पर पाया जाता है ऐसे नोड, जबकि एवी नोड पाया जाता है राइट ऑरिकल के लेफ्ट साइड नीचे की तरफ। इसे हम कहते हैं आपके पास एवी नोड। कौन सा नोड, एवी नोड। तो आपको यह बात समझ आना चाहिए कि एवी नोड पाया जाता है इंटरऑरिकुलर सेप्टम पर, इंटरऑरिकुलर सेप्टम पर। तो ये आपके वॉल ऑफ राइट एट्रियम सही है, और इंट्राऑरिकुलर सेप्टम नहीं, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं, वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम नहीं। आंसर फर्स्ट सही है। 178 का फर्स्ट। 179 फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या नहीं होते, कंपेनियन सेल ओनली, तो गलत हो गया। कंपेनियन सेल भी नहीं होती, सीप ट्यूब भी नहीं होती, एल्बुमिनस सेल होती है वहां पर, और आपके पास एल्बुमिनस सेल होती हैं और सीप सेल्स होती हैं। वो सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल सही है, ये नहीं पाए जाएंगे। बाकी आपके पास ऑप्शन गलत हो गया। और ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन 180। क्या कह रहा है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपामिटिन। ट्राइपामिटिन क्या होता है, फैट होता है बेटा। और फैट में आपको पता है कि हम CO2 इवॉल्व्ड अपॉन ऑक्सीजन यूज्ड की बात करते हैं। तो यहां पर आपके पास 102 CO2 रिलीज होते हैं, 145 ऐसे 0.7 आपके पास बनकर आता है फैट की आरक्यू वैल्यू। तो ये 0.07 नहीं, 0.09 नहीं, ये आपके पास प्रोटीन की होती है और ये होती है आपके पास फैट की। तो इस तरह से 180 का आंसर क्या हो जाएगा 4। आपको याद रखना पड़ेगा आरक्यू वैल्यू 1 होती है कार्बोहाइड्रेट के लिए, मोर देन 1 होती है ऑर्गेनिक एसिड के लिए, 0.7 होती है फैट के लिए, और प्रोटीन के लिए होती है 0.9। तो इस तरह से आपको 180 तक क्वेश्चन हमने करा दिया, 151 तक। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे और कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप और अपनी तरीके को पढ़ाइए, आप अपने आप को और शार्प करिए, मेहनत करते रहिए। एग्जाम का दिन पास में है तो आप लगे रहिए। थैंक यू सो मच बेटा।